देखिए सज्जनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज आपको साइंस की क्लास पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और कक्षा 10 की साइंस पढ़ाएंगे। जैसा कि पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको जीवन की प्रक्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में हमने आपको बता दिया है और कार्बोहाइड्रेट के कार्य भी बता दिए हैं। थोड़ा सा सुन लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2n होता है अथवा CH2O का ट्वाइस N होता है। और कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में, अर्थात 2:1 होता है। और कार्य में हमने आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वसा का मुख्य स्रोत है, यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है शरीर के लिए। इतना तक आप जान चुके हो। अब नेक्स्ट जो विषय होगा वह होगा वसा। आज हम चर्चा करेंगे वसा पर। तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार से वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनती हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, उसी प्रकार से फैट अर्थात वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनती हैं। अब आप कहेंगे कि जब दोनों कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से ही बनते हैं सभी, तो इसमें अंतर क्या है कि एक का नाम फैट रख दिया गया, एक का नाम वसा रख दिया गया। तो सुनिएगा इसके विषय में कि ये सही बात है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, परंतु वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। यही डिफरेंस, यही डिफरेंस। तो परिभाषा में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट अगर ये अक्षर आपको न दिख रहे हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करिए कि सर जी और थोड़ा सा बड़ा लिखिए तो हम अक्षर को पढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लाइक करें या न करें, लेकिन वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आप घर में रहिए और घर में बैठे बैठे आसानी से आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार से वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनती है, परंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम। कर लीजिएगा आप लोग उसको।
फिर से एक बार देख लीजिए कि जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार से वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनती हैं। परंतु वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। अब वसाओं के प्रकार पर चर्चा करें तो वसाएं दो प्रकार की होती हैं, संतृप्त वसाएं और असंतृप्त वसाएं। ये संतृप्त वसाएं और असंतृप्त वसाएं क्या होती हैं पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे और जिस प्रकार से समझाएंगे उसी प्रकार से लिखने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए बेटा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त का मतलब होता है जो भूखा न हो, तो जो भूखा न हो, और असंतृप्त का मतलब होता है कि जो भूखा हो। अब देसी भाषा में आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आपको भूख लगी है, आपको रोटी दिया जाए खाने के लिए तो आप रोटी खा लेंगे, और मान लीजिए अभी पेट खाली रह गया तो पूछा जाए कि और रोटी लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ लेंगे। यदि जब पेट भर जाएगा और कहा जाए कि ले ले रोटी अब लेंगे क्या, अब कहेंगे कि नहीं नहीं अब नहीं लेंगे, अरे एक रोटी और लेंगे, अरे अब नहीं लेंगे, अरे अब ज्यादा हो जाएगा, अरे अब नहीं ले सकते, इस प्रकार से आप कहेंगे। तो जब तक आप असंतृप्त थे तब तक तो रोटी लेते गए, और जब संतृप्त हो गए तो रोटी लेना बंद कर दिए। दूसरी भाषा में कहें तो आपने गिलेन अवश्य बनाया होगा, न गिलेन बनाया होगा तो शरबत बनाया होगा, वही गिलेन है। तो शरबत में आप करते क्या है कि पानी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया और चीनी ले लिया। अब पानी में चीनी को घोलना स्टार्ट किया, जब पानी में 1 चम्मच चीनी डाले तो चीनी घुल गई, फिर दूसरा चम्मच डाले चीनी घुल गई, तीसरा चम्मच डाले चीनी घुल गई, ऐसे डालते जाएंगे चीनी घुलती जाएगी, डालते जाएंगे चीनी घुलती जाएगी। एक स्थिति आ जाएगी कि अब चीनी डालने पर चीनी पानी में घुलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि विलयन पूरी तरह से संतृप्त हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। अच्छा, अब संतृप्त वसाएं जो होती हैं ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, यानी कमरे के टेम्परेचर पर बात करें तो सामान्य ताप पर जो संतृप्त वसाएं होती हैं ये सॉलिड स्टेट में होती हैं, और सामान्य ताप पर असंतृप्त वसाएं जो होती हैं ये लिक्विड स्टेट अर्थात द्रव अवस्था में होती है। तो संतृप्त वसाओं के उदाहरण है जैसे घी आपने देखा होगा। घी सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहता है? बहुत अच्छा, ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। और असंतृप्त वसाएं सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहती है? तो असंतृप्त वसाएं सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती हैं, द्रव अवस्था में रहती हैं। आपको पूरी तरह से यह चीज समझ में आ गया होगा। अब आप लिखिएगा वसाओं के प्रकार। वसाओं के प्रकार। वसाएं 2 प्रकार की होती है। वसाएं 2 प्रकार की होती हैं। आप जान गए हो संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट इसको कहेंगे संतृप्त वसा, और दूसरा जो है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। पहला हेडिंग डालिएगा संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा की परिभाषा में आप लिख दीजिएगा कि जो वसाएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं। जो वसाएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं उन्हें संतृप्त
वसा कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। जैसे घी, वनस्पति घी आदि। अच्छा, घी का मतलब देसी घी से है, वनस्पति का मतलब डालडा घी से। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा जो वसाएं सामान्य ताप पर तरल, कौन बेटा? तरल। अच्छा, द्रव लिखा होगा तो घबराना नहीं, द्रव और तरल लगभग एक ही बातें हैं। जो वसाएं सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती हैं उन्हें असंतृप्त वसा कहते हैं। ये रहा वसाओं के विषय में। आप थोड़ा सा फिर से सुन लीजिएगा कि जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार से वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से ही बनती हैं। परंतु वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। और वसाएं दो प्रकार की होती हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। संतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस, ये ठोस इंपॉर्टेंट है, सामान्य ताप पर संतृप्त वसाएं ठोस अवस्था में रहती हैं, जैसे घी, वनस्पति घी इत्यादि। और असंतृप्त वसाएं सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती हैं। ये तरल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो वसाएं सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती हैं उन्हें असंतृप्त वसा कहते हैं, उन्हें असंतृप्त वसा कहते हैं। जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल का मतलब वही रिफाइंड है। अब वसा की उपयोगिता और कार्य के विषय में चर्चा करें तो नेक्स्ट रीडिंग आप करेंगे वसा की उपयोगिता। वसा की उपयोगिता क्या है? वसा शरीर के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखिए बेटा, वसाएं कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुनी एनर्जी देती हैं। वसाएं कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुनी एनर्जी देती हैं। अब देखिए, जैसे ग्लूकोज का एक अणु जलता है, ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज का जब एक अणु जलता है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो जब वसा का एक अणु जलेगा तो ग्लूकोज का 2 अणु बनेगा, यानी दुगुना एनर्जी देगा। तो कहने का मतलब है कि वसाएं कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुना एनर्जी देती है। तो देखिए, वसाएं कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुना ऊर्जा लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो समझिएगा, दुगुना ऊर्जा देती है। और क्या काम है? वसा शरीर में संचित भी होती है। मतलब जीवधारियों का संचित भोजन क्या है? वसा है।
तो आप लिखिएगा इसमें। वैसे जीवधारियों का संचित भोजन पूछेगा तो उत्तर में आपको ग्लाइकोजन लगाना है। क्या लगाना है? ग्लाइकोजन। वसाएं शरीर में संचित होती हैं। वसाएं शरीर में संचित होती। देखिए अब दो प्रकार की वसाएं होंगे, एक हो गया घी, एक हो गया तेल। आप सोयाबीन का तेल खरीद के पूरी बना के खाते हो, सब्जी बना के खाते हो, घी भी खाते हो। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि घी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है और तेल सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। तो हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप घी और तेल खाना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको खाइए, हमको कोई करार नहीं है, खूब छानिए। लेकिन सुनिए थोड़ा सा, घी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है और तेल सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। घी जब शरीर में पहुंचता है तो शरीर का तापमान सामान्य होता है और सामान्य ताप पर यह घी जो है नलिकाओं में धीरे धीरे जमता है, जिससे नलिकाएं जाम होती चली जाती है और अंततोगत्वा नलिकाएं एकदम से जब जाम हो जाती हैं, धमनियां पूरी तरह से जाम हो जाती है। जब हृदय इधर से रक्त को पंप करता है तो रक्त आगे जाने के लिए रास्ता न बचे होने के कारण पुनः लौटता है। इसी स्थिति को हृदयाघात या हार्ट अटैक कहते हैं। यानी अधिक मात्रा में घी खाने से मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए अत्यधिक सेवन इसका करना चाहिए, परंतु सामान्य मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, तेल का भी, क्योंकि असंतृप्त वसाएं शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों से क्रिया करके संतृप्त हो जाती है, तो यह तेल भी घी में बदलने का काम करता है। इसलिए इन दोनों से थोड़ा सावधान होकर के रहना चाहिए, अर्थात फास्ट फूड का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग में हम चर्चा करेंगे प्रोटीन के विषय में, और इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, फिर मिलेंगे अगले। धन्यवाद।